हमारा आज का वीलॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में इमरान खान साहब की उस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब को अपना मुजरम डिक्लेयर कर दिया और उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब ने मेरे कत्ल की साजिश तैयार की थी और वो मुझे कत्ल करना चाहते थे और इसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगाना चाहते थे या फिर मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। ये जनरल बाजवा साहब का मंसूबा था। ये क्लेम है इमरान खान साहब का। ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई ही जनरल बाजवा साहब इस सारे मामले में मुलव्वस हैं? हम आज का जो वीलॉग है उसका पहला हिस्सा इस पर करेंगे और दूसरा हिस्सा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कल जवाब दे दिया सीधा सीधा कि मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा। उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि अगर हमने एतमाद का वोट ले लिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन था, जो गवर्नर साहब का ऑर्डर था, फिर हमने उसको मान लिया और जबकि हम उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट गए हुए हैं। हमने कहा है कि उनका ये जो हुक्म है ये गैर कानूनी है, लेकिन जब हम एतमाद का वोट लेंगे तो फिर उनका गैर कानूनी हुक्म आइनी बन जाएगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये क्यों किया और क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिस्टेंस पे चले गए इमरान खान साहब के? ये जो हमारा आज का वीलॉग उसका दूसरा हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने एक दिन पहले एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया था कि जनरल बाजवा साहब ने मेरे कत्ल की साजिश की और वो इस साजिश के बाद पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगाना चाहते थे या फिर मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। अब उसके बाद कल जब इमरान खान साहब ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबका ख्याल ये था कि अब ये जनरल बाजवा साहब के बारे में तफसील के साथ बयान करेंगे। उससे पहले फवाद चौधरी साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने इंकशाफ किया था कि कल इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वो धमाका खेज़ होगी। लिहाजा सारा मीडिया और सारी कौम टेलीविज़न के सामने बैठी रही कि इमरान खान साहब डिटेल के साथ ये बताएंगे कि जनरल बाजवा साहब ने उनको कत्ल करने की साजिश कैसे की थी। लेकिन कल जब सारी तकरीर सुनी गई तो उसमें जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं था और उसमें वो बार बार ये कहते रहे कि मियाँ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने ये उसके मास्टरमाइंड ये थे, लेकिन इनके पीछे उनसे भी ताकतवर लोग थे और वो बार बार ताकतवर लोगों का हवाला देते रहे। फिर ये कहते रहे कि JIT किसने नहीं बनने दी और DPO से जो वीडियो है वो किसने बनवाई, फिर वीडियो कैसे सर्कुलेट हुई और कौन कौन सा मीडिया ग्रुप और कौन कौन से जर्नलिस्ट इस सारी साजिश का हिस्सा हैं। और फिर मुझे इस तरह मरवाने की कोशिश की गई जिस तरह गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब को कत्ल करने का एक मंसूबा बनाया गया था। तो वो बार बार ये कहते रहे, लेकिन इसमें जनरल बाजवा साहब को उन्होंने नाम नहीं लिया, जिसके बाद लोगों को खासी मायूसी हुई क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि आज का जब चैप्टर खुलेगा तो उसमें जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत होंगे। अब सारे जनरल बाजवा साहब को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले क्योंकि वो एक टॉक शो में ये बयान दे चुके हैं तो अब उसकी बुनियाद पर हम थोड़ा सा तजिया कर सकते हैं। अब कुछ सवाल हैं जो पैदा होते हैं इमरान खान साहब के इस इंकशाफ के बाद। पहला सवाल तो ये है कि ये जो आर्मी चीफ़ होते हैं इनके पास अपने पास कोई ऐसी फ़ोर्स नहीं होती कि जिसको ले के ख़ुद ये मैदान जंग में उतर जाएं और अपने हाथ में बंदूक ले के उसके अंदर कारतूस भर के या उसके अंदर गोली भर के किसी के ऊपर गोली चला दें। अगर तो जनरल बाजवा साहब ने डायरेक्ट ये किया तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एतराज़ बनता है। अब आर्मी चीफ़ एक अथॉरिटी है और अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी किसी न किसी को ऑर्डर देती है। अगर ये साजिश हुई है तो डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब ने किसी को हुक्म दिया होगा। हो सकता है वो MI को हुक्म दिया उन्होंने, हो सकता है वो ISI को उन्होंने हुक्म दिया, हो सकता है उन्होंने किसी कोर कमांडर को हुक्म दिया, हो सकता है उन्होंने अपने किसी साथी को जिम्मेदारी ये सौंपी हो कि आपने इमरान खान साहब की कत्ल की साजिश बनानी। अब अगर जाहिर है वो किसी ने किसी को अगर उन्हें ऑर्डर दिया है तो जब तक हम उस आदमी को ट्रेस नहीं करेंगे या उस शोबे को या उस अदारे को ट्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये साजिश तो नहीं बन सकती। अकेला आदमी तो साजिश नहीं कर सकता। लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि ये जनरल बाजवा साहब का काम है ये काफ़ी नहीं। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि किसने किसको कहा और किसने कहाँ ये साजिश तैयार की और उसके बाद किसने किसकी ड्यूटी लगाई और फिर ये इम्प्लीमेंट कैसे हुई साजिश। दूसरा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अदारों के अंदर मेरे लोग हैं और मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग, मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, उन सब के साथ मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक़, और उन्होंने अंदर से ये बताया कि बंद दरवाजे के अंदर 4 लोगों ने बैठ के आपके कत्ल की साजिश की। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस साजिश से पहले पता था, इस हमले से पहले ही पता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनवा के इसे बाहर भिजवा दिया और वो बाहर पड़ी हुई है ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो प्ले करके मुजरिमों तक पहुंचा जा सके। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपको किसी ने बताया कि अंदर साजिश तैयार हुई तो डेफिनेटली आपको वो बंदा बताना पड़ेगा जिसने आपको बताया।
आप अगर उस आदमी का नाम ले देते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसको बुलाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि हाँ बताएं ये साजिश कहाँ हुई थी, आपने क्या देखा था, आपने क्या सुना था, और फिर उसके बाद उन चारों लोगों को बुला के उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये साजिश करते रहे, फिर तो हो सकता है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता था। अब ये जो पता था इसके भी बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता था। क्या किसी ने टेलीफोन किया, आपको किसी ने ख़त लिखा, आपने अपने कानों से सुना, आपने अपनी आंखों से देखा, या फिर किसी रूहानी शख्सियत ने आपको बताया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। आखिर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो आपके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा, कहीं ना कहीं से तो आपको कोई टेलीफोन आया होगा, कहीं ना कहीं से तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ये इंफॉर्मेशन मामूली इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने बैठ के ये सोच लिया कि आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, या किसी ने आप बैठ के सोच लिया कि आपके बनी गाला उसकी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, या किसी ने बैठ के ये सोच लिया कि इमरान खान साहब की जायदाद पे कब्जा कर लिया। ये नहीं, बल्कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल हुक्मरानी करता रहा और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात का चेयरमैन भी है, उसके कत्ल की साजिश हुई, उसके ऊपर गोली चली है, और गोली भी चली है मजमा आम में सारी दुनिया के सामने। लिहाजा ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप हकाइक को छुपा लें। लिहाजा अगर आपको पता है तो आपको फिर सारे हकाइक बताने चाहिए, आपको लोगों के नाम भी लेने चाहिए, फिर ये कहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली। चलें, आप हमें नहीं बताते, मीडिया को नहीं बताते, कौम को नहीं बताते, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको कम अज़ कम ये जो JIT बनी है उसको तो बताना चाहिए था, या आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखते हैं, उन्हें कहे जी मेरा शक ये है और ये मेरे पास ठोस सबूत है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि जनाब अब आप इस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नहीं करती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करते, तो फिर एतराज़ बनता है कि सारे इदारे मिल के इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और अब एक तीसरा इसमें पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि JIT बनी, और ये JIT कहाँ बनी? पंजाब में बनी, और पंजाब की हुकूमत किसके पास है? इमरान खान साहब के पास है। आज भी अगर इमरान खान साहब अपने 176 या 177 MPs को वापस ले लें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब 10 MPA के चीफ मिनिस्टर होंगे, जो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर तो नहीं रह सकते। तो इतना मजबूत लीडर, इतना बड़ा सूबा जिसकी 12 करोड़ आबादी है और जिसके अंदर आपकी हुकूमत है, उसके अंदर एक JIT बने। अब सवाल ये कि क्या उस JIT ने इमरान खान साहब जो विक्टिम है इस सारे वाक़े के, क्या उनको बुलवा के उनसे पूछा कि ये वाक़या किस तरह हुआ था? और अगर JIT ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इमरान खान साहब से नहीं पूछा, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि ये JIT और इसकी रिपोर्ट की क्या हैसियत है। और अगर इमरान खान साहब से पूछा गया था, तो क्या इमरान खान साहब ने उस JIT को बताया कि मेरे खिलाफ किसने साजिश की थी, किसने कत्ल करने का प्लान बनाया था, किसको ऑर्डर दिया गया था, असलहा कहाँ से ख़रीदा गया था, मुलज़म कहाँ कहाँ बैठाए गए थे, और शार्प शूटर कहाँ कहाँ थे, उन्होंने किस किस एंगल से गोली चलाई, तो इस प्लान के पीछे कौन था? अब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी या इंफॉर्मेशन है तो आपको फौरी तौर पे JIT को बताना चाहिए था। अब अगर आपने JIT को भी नहीं बताया तो फिर आपकी इस इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल कैसे समझा जाएगा? फिर सिर्फ आपके कहने पे जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? फिर सिर्फ आपकी ख्वाहिश पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस कैसे लेगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नोटिस ले के सब लोगों को जिनके ऊपर आपको शक है उन सबको गिरफ्तार करके या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? कि अगर आपको सच पता है, आप विक्टिम है, सच भी आपको पता है, लेकिन आप अगर उस सच को आश्कार नहीं कर रहे या मुतलका इदारों तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर इस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होगा? आप अगर इस प्लान को तश-तश बाम करना चाहते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो फिर आपको सब कुछ बताना चाहिए। और अगर आप सब कुछ नहीं बताना चाहते तो फिर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी कैपिटल को कैपिटलाइज करना है, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ इदारों पे, कुछ शख्सियात पे मट्टी फेंक के आप अपने वोटर को मुतमईन कर सकें, आप ये साबित कर सकें कि मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ, मैं मैदान में डटा हुआ हूँ, और फिर जो आपकी पार्टी बिखर रही है, सो टूट रही है, उस पार्टी को किसी तरह कायम रखा जा सके, जो अब मुझे कायम रहती हुई नज़र नहीं आ रहे। अब इसका एक और एंगल भी है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मुझे बाज़ औक़ात महसूस ये होता है कि इमरान खान साहब ये जो मट्टी फेंक रहे हैं इदारों के ऊपर या एक एक्स आर्मी चीफ़ के ऊपर, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की ISI को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। यानी हर वो शख्स या हर वो मुल्क जो हमारा दुश्मन है, उसके ज़हन को ये फीड किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो सबसे बड़ा कातिल है या जमहूरियत के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाक फ़ौज है। ये आप करना चाहते हैं।
और इसके साथ साथ आप ये भी साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के साथ लायल नहीं है। वो अपने जो वज़ीर आज़म होते हैं, जो एक्स वज़ीर आज़म होते हैं, उनके ऊपर गोली चला देते हैं, उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे अगर ये नैरेटिव अगर बाय कर लिया गया बाहर से, जैसे कि इंडिया इसको कर रहा है, इंडिया के अंदर तो हेडलाइंस होती हैं ये सारी, तो अगर इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी तस्लीम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान की फ़ौज, उसका एतमाद जो है वो मजरू हो जाएगा पूरी दुनिया में। फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। तो अगर इस एंगल से इस सारी चीज़ को देखा जाए तो मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब का टारगेट जनरल बाजवा साहब नहीं है, इनका टारगेट पाक फ़ौज है या फिर ISI है। इसके इमेज को ख़राब करना है, इसकी जो एक रिस्पेक्ट है उसको ख़राब करना है। पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत नहीं चल रही, पाकिस्तान के अंदर अगर सिस्टम नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज और ISI है। तो मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो फिर डेफिनेटली एक वक्त आ जाएगा कि दुनिया इमरान खान साहब के नैरेटिव को बाय करना शुरू कर देगी। और अगर खुदा ना खास्ता दुनिया ने इमरान खान साहब के नैरेटिव को बाय कर लिया या को बाहर से इनको सपोर्टर मिल गए, तो वो पाकिस्तान के लिए डार्क डे होगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के ज़वाल के दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक जॉइंट फोर्स है, एक फोर्स है ऐसी जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा है, जो बाइंडिंग फोर्स है इस मुल्क की, तो वो टूट जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अब रोकना ज़रूरी है। और अगर वो इस तरह बात करते रहते हैं तो जनरल बाजवा साहब को चाहिए कि वो इनको सू करें, केस करें, कोई मसला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जनरल बाजवा साहब ज़्यादा डिस्कस होंगे कोर्ट्स में, अगर होते हैं तो हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर मेरा ख्याल है अदारे को जनरल बाजवा साहब को सपोर्ट करना चाहिए और अदारे को इस कैंपेन को रोकना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान पाक फ़ौज को होगा। क्योंकि इमरान खान साहब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन का एंड पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। तो मुझे आज जो इमरान खान साहब की जो कार्रवाई उससे यूँ महसूस होता है कि इनका टारगेट जनरल बाजवा नहीं है, इनका टारगेट पूरी फ़ौज है। अब हम इस वी लाख के दूसरे हिस्से पर आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ज़राए का ये कहना है, एक ज़राए बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है पाकिस्तान में, ये ध्यान में रखें कि ज़राए के पास सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन होती है। बल्कि अक्सर मेरे लोग पूछते हैं कि ज़राए किस बंदे का नाम है, वो समझते हैं शायद कोई बंदा है जो पूरे मीडिया को बहुत सारी खबरें फीड कर रहा होता है। तो ये जो बंदा ज़राए है, इसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से कल कहा कि मैंने आपको रोका था कि आपने जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, लेकिन फिर आपने उनके ख़िलाफ़ इंटरव्यू दे दिया, तो लिहाजा आज से आपकी और मेरी राहें दूर दूर हो गई। अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता और आपके साथ ना चलने का आपको ये नुकसान होगा कि अब मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वो जो हमारा क्लेम था कि गवर्नर साहब का जो हुक्म है वो गैर आइनी गैर कानूनी है, तो फिर ये क्लेम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर साहब ने आइन की दफ़ा 130 सब क्लास 7 के मुताबिक उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया वो दुरुस्त था, जबकि हमारा क्लेम यह था कि वो गैर आइनी था। तो जब हम एतमाद का वोट लेंगे तो वो क्लेम सच साबित हो जाएगा, और अगर वो सच साबित हो गया तो फिर हमारे लिए गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अब इस प्ली के पीछे चौधरी परवेज़ इलाही से छुप गए। तो उन्होंने कहा जी मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा, और अगर आप चाहते हैं असम्बली तोड़ना तो फिर आप अपने अरकान से कह दें वो इस्तीफ़ा दे दें। जबकि PTI के अपने अरकान मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, होना चाहते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद भी कह चुके हैं कि 90% अरकान असम्बली का ये कहना है कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीछे हट गए हैं और इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि पंजाब असम्बली टूटेगी, तो वो जो हम बार बार ये कह रहे थे कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, तो अब इमरान खान साहब को भी साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब असम्बली के टूटने की बातें पुरानी हो गई। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब खड़े हो गए, अब उन्होंने जवाब दे दिया, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा हालात मुश्किल हो जाएंगे। अब हो सकता है कि उन्हें पंजाब से नकल मकानी करके अपना अगला ठिकाना KPK में बनाना पड़े।